चैनल raghavsir.com में आज हम अध्याय 10 विज्ञान विषय के अध्याय 6 जैव प्रक्रम की महत्वपूर्ण जोड़ियों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भाग में हमने इस अध्याय की 7 संभावित जोड़ियों को समझा और देखा। शेष बची 7 जोड़ियां इस अध्याय में आपको बताई जा रही हैं। ये जोड़ियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से एक जोड़ी 5 अंक की परीक्षा में अवश्य आएगी, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलिए हम इस दूसरे भाग की पहली सही जोड़ी को देख लेते हैं। यहां पर स्तंभ आ में कुछ एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं। एमाइलेज, HCl, पितरस, ट्रिप्सिन तथा आंतरी लाइपेज, जो हमारी आहार नाल में स्त्रावित होते हैं और भोजन को पचाते हैं। हमें बताना है कि कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है, कौन सा एंजाइम्स भोजन के किस जटिल पदार्थ को पचाकर सरल पदार्थ में बदल देता है। उसके लिए हम आपको सरल करने के लिए, समझने के लिए और लंबे समय तक याद रखने के लिए हम एक व्यू अर्थात एक चित्र आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। चित्रों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले ऊपर अगर आप देखें तो यहां हमने भोज्य पदार्थ के संरचना चित्र हमने यहाँ पे दे रखे हैं। ये भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा। ये भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ हैं, इन्हीं को पचाना पड़ता है। तो इनको पचाने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है उसका चित्र बना हुआ है, बर्गर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट की संरचना भी दी गई है कि यह 6 कार्बन वाले एकलक इकाइयों अर्थात ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो इसे हमें ग्लूकोज में बदलना है, उसकी एकलक इकाई में तोड़ना है। तो एमाइलेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, माल्टेज तथा लेक्टेज, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि एमाइलेज के सामने हमें लिखना है मंड या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम। बीच में देखें फिर यहां पर प्रोटीन का चित्र दे रखा है। प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? यहां पर प्रोटीन की संरचना दे रखी है जो त्रिविमीय संरचना है, जिसमें कई सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा पेप्टाइडेज, ये एंजाइम्स प्रोटीन को उसकी एकलक इकाई अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं, बदल देते हैं। सामान्यतः पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, जिन एंजाइम्स के आखिरी में इन जुड़ा हुआ रहता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। आखिरी में दिया गया है वसा अर्थात तेल, लिपिड या फैट भी कहते हैं। इसका स्रोत भी दिया गया है तेल या घी, और यहाँ पर इसकी संरचना भी दी गई है। जो वसा है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। तो लाइपेज एंजाइम्स इस वसा को पुनः उसकी एकलक इकाई वसीय अम्ल अर्थात फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन सा एंजाइम्स भोजन के किस जटिल पदार्थ को पचा रहा है। साथ ही साथ नीचे एक और चित्र दिया गया है जहां पर आपको यकृत रस या पित्तरस, जो यकृत ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है, उसका कार्य समझाया गया है। यकृत से निकलने वाले यकृत रस या पित्तरस में पित्त लवण होते हैं। ये देखिए ये पित्त लवण है, बाइल साल्ट। और ये जो दिखाई दे रहा है ये तेल की बूंद है अर्थात वसा, फैट। तो पित्त लवण, पित्तरस में मौजूद पित्त लवण वसा से जुड़कर उसे पानी की सतह पर फैला देते हैं। इधर देखिए इन पित्त लवणों का एक सिरा हाइड्रोफिलिक है अर्थात जलरागी है, ये पानी की बूंदों से जुड़ जाता है। और इसी पित्त लवण का जो दूसरा सिरा है वो हाइड्रोफोलिक है अर्थात हाइड्रोफोबिक है अर्थात जल विरागी है, जल से नहीं जुड़ता। इसे हम तेल रागी सिरा कहते हैं, तेल से जुड़ता है। तो इस प्रकार पित्त लवण का एक सिरा तेल की बूंदों से और दूसरा सिरा पानी की बूंदों से जुड़ जाता है। इस प्रकार तेल और पानी एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और जो तेल है, जो वसा है, वो पानी के ऊपर फैल जाता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसे कहते हैं हम वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण। तो यकृत रस वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा को पचाता नहीं है, वसा को तोड़कर उसे पानी की सतह पर फैला देता है ताकि लाइपेज एंजाइम्स उस वसा को, उस इमल्सीकृत वसा को आसानी से पचा सके। तो इस प्रकार यकृत रस का कार्य भी हमें पता चल गया, वसा का इमल्सीकरण करना। इस प्रकार आप आसानी से इस जोड़ी को मिला सकते हैं। एमाइलेज ये हमारी लार में पाया जाता है, ये भोजन में उपस्थित स्टार्च, मांड या कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का काम करता है। HCl आपको पता है ये एक प्रकार का अम्ल है, ये अमाशय रस में पाया जाता है। ये अमाशय के माध्यम को pH अम्लीय करने का काम करता है, pH 7 से कम करता है। साथ ही साथ पेप्सिन को सक्रिय अवस्था में लाता है ताकि वो प्रोटीन को पचा सके। पित्तरस वसा का इमल्सीकरण नीचे वाले चित्र में हमने देखा। ट्रिप्सिन ये इन लगा हुआ है, ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स है। और लाइपेज ये वसा का इमल्सीकरण, इमल्सीकृत वसा को पचाने वाला एंजाइम्स है, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। चलिए हमारे सामने दूसरी जोड़ी आ गई है जिसमें स्तंभ आ में देखिए कितने जीवों के नाम दे रखे हैं।
अमीबा, केंचुआ, ग्रासहॉपर अर्थात कॉकरोच, मछली तथा मनुष्य। हमें बताना है कि किस जीव में कौन सा श्वसन तंत्र कार्य करता है। हमें बताना है स्तंभ आ में दिए गए जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं, अर्थात हमें जीव को उसके श्वसन अंग से मिलाना है। श्वसन अंग अर्थात वह अंग जो ऑक्सीजन और CO2 को शरीर में पहुंचाने और निकालने का काम करता है। तो देखिए चित्र आपके इस काम को बहुत सरल कर देगा। सबसे ऊपर चित्र में अमीबा दिखाया गया है। अमीबा एक कोशीय जीव है, एक जंतु है ये। इस कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो अमीबा जब पानी में रहता है जलीय माध्यम में, तो जल में घुली ऑक्सीजन को चित्र के द्वारा दिखाया गया है वो अपनी कोशिका सतह या कोशिका झिल्ली के द्वारा विषरण की क्रिया के द्वारा प्राप्त कर लेता है। विषरण में और पानी में ऑक्सीजन की अधिकता है, जबकि अमीबा के अंदर कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन अपने आप अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर अर्थात पानी में से अमीबा के अंदर आ जाएगी और इसी प्रकार विषरण क्रिया के द्वारा अमीबा के कोशिका द्रव में से CO2 बाहर पानी में चली जाएगी। तो अमीबा एक कोशीय जीव है। इसके चारों ओर जो कोशिका सतह है या कोशिका झिल्ली है वहां से विषरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है। तो आप बता सकते हैं अमीबा की श्वसन सतह हुई कोशिका या कोशिका सतह। उसके बाद केंचुआ चित्र में दिखाया गया है। केंचुआ किस अंग के द्वारा श्वसन करता है हमें बताना है। अगर आपने केंचुए को गौर से देखा हो, नहीं देखा हो तो आप देखिएगा, केंचुए की त्वचा बहुत पतली और बहुत ही लसलसी तथा चिपचिपी होती है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन और CO2 के लिए पारगम्य होती है। इस त्वचा के नीचे पतली पतली लाल रंग की रुधिर नलिकाएं होती हैं जिनमें रुधिर बह रहा होता है। तो इस प्रकार इनकी त्वचा में, केंचुए की त्वचा में श्वसन सतह की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं और यही त्वचा ऑक्सीजन को वायुमंडल से लेकर रुधिर में और कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर से वायुमंडल में पहुंचा देती है। तो केंचुए में चिपचिपी पतली पारगम्य त्वचा श्वसन में मदद करती है। तो केंचुए का श्वसन अंग हुआ उसकी त्वचा और श्वसन का प्रकार हुआ त्वचीय श्वसन। तीसरा चित्र है, यहां पर आपको एक कॉकरोच दिखाया गया है। इसकी जगह हम यहां पर बिच्छू या फिर हम यहां पर ग्रासहॉपर भी ले सकते थे। कोई भी कीट पतंगे जो आर्थ्रोपोडा समूह के सदस्य होते हैं, कोई भी हम कीट यहां पर ले सकते थे। कीट में हमने यहां पर कॉकरोच लिया है। अगर आप प्रत्येक कीट को देखें तो उसकी पृष्ठ सतह पर देखिए प्रत्येक खंड में जोड़ीदार छिद्र हैं। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी अर्थात 2 छिद्र हैं। इन छिद्रों को हम श्वसन रंध्र कहते हैं। इन श्वसन रंध्रों के अंदर नलिकाओं का जाल पाया जाता है। ये श्वसन रंध्र अंदर पतली पतली नलिकाओं में जाकर खुलते जाते हैं। इन्हें श्वसन नलिकाएं, ये श्वसन रंध्र, स्पाइरेकल, ये श्वसन नलिका अर्थात ट्रेकिया कहते हैं। इस प्रकार ये नलिकाएं अंदर शरीर में गहराई तक जाते जाते शाखाओं में बढ़ जाती हैं और अंतिम हिस्से पर कूपिकाएं या कोष पाए जाते हैं और आसानी से ऑक्सीजन स्पाइरेकल या श्वसन रंध्र के माध्यम से श्वसन नलिका अर्थात ट्रेकिया से होता हुआ कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। पहुंच गई ऑक्सीजन और इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत क्रिया द्वारा बाहर निकल जाती है। तो अधिकांश कीट पतंगों में, बिच्छू को छोड़ देना, बिच्छू में बुक लंग्स पाए जाते हैं श्वसन करने के लिए। बाकी जितने भी कीट पतंगे हैं, चाहे कॉकरोच हो चाहे ग्रासहॉपर, इनमें श्वसन करने के लिए एक अलग ही तंत्र पाया जाता है जिसे हम श्वसन नलिका तंत्र कहते हैं, ट्रेकियल सिस्टम। मछली नीचे दे रखी है। मछली काय से श्वसन करती है? आप भली भांति जानते हैं मछलियों में गलफड़े या गिल्स पाए जाते हैं। मछली जब भी तैरती है तो मुंह खोल कर तैरती है और थोड़ी थोड़ी देर में मुंह से पानी को लेती है और गलफड़ों के द्वारा दोनों ओर गले के दोनों पार्श्व सतह पर मिलने वाली छिद्रयुक्त संरचनाएं गलफड़ों के द्वारा उन्हें बाहर निकाल देती है। इस प्रकार जो पानी मुंह से अंदर जा रहा है उसमें ऑक्सीजन है। जब ये पानी गलफड़ों या गिल्स के पतले पतले गिल फिलामेंट्स के ऊपर से गुजरता है तो ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है पानी में। तो मुंह से जा रहे पानी में ऑक्सीजन की अधिकता होती है और गिल्स या गलफड़ों से बाहर निकल रहे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, अर्थात गलफड़े ऑक्सीजन को पानी से लेकर रुधिर में डाल देते हैं। तो मछली का श्वसन अंग हुआ गलफड़े या गिल्स। और मनुष्य का चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आप भली बात जानते हैं हम मनुष्य हैं, हमारे में श्वसन करने के लिए फेफड़े पाए जाते हैं, फुफ्फुस भी जिन्हें हम कहते हैं लंग्स। तो मनुष्य में श्वसन अंग हुआ फेफड़े और श्वसन तंत्र का नाम हुआ फुफ्फुसीय श्वसन। तो हमने देखा विभिन्न जीवों के श्वसन अंग। चलिए अगली और तीसरी महत्वपूर्ण जोड़ी यहां पर देखिए। स्तंभ आ में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन या विखंडन के चरण दिए गए हैं। आप जानते हैं हमारी कोशिकाओं के अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिससे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। लेकिन
कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का दहन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अलग अलग पथ द्वारा हो सकता है। हमें बताना है कि इन 4 पथों में से कौन से पथ में कौन सा जो पथ है वो कहां पर संपन्न हो रहा है और उसे क्या कहते हैं। चलिए इसे हम और आसान बना देते हैं। कैसे आसान बना देते हैं, देखिए एक चित्र आपके सामने आ गया है। पहले इस चित्र को समझ लें हम। ये देखिए ग्लूकोज जिसे हम C6H12O6 कहते हैं, ये हमारी कोशिकाओं का ईंधन है। कोशिकाओं के अंदर ये जलेगा और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलेगी। देखिए ऊर्जा पैदा हो रही है, आखिरी में बन रही ऊर्जा। हमें तो ऊर्जा से मतलब है, हमारी कोशिकाओं को काम करना है। तो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का दहन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और कार्य करने के लिए ऊर्जा पैदा होगी। लेकिन ये ऑक्सीकरण 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले ग्लूकोज कोशिका के अंदर ही कोशिका द्रव में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ग्लूकोज का 6 कार्बन वाला एक अणु पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन वाले 2 अणुओं में बदल जाता है। ये क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में होती है। इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं और यहां जो चक्र होता है वो ग्लाइकोलिसिस चक्र है। तो ग्लूकोज का ऊपर देखिए पहले नंबर के कॉलम में दे रखा है ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन। तो देखिए ग्लूकोज का 6 कार्बन वाला एक अणु पायरुवेट के 3 कार्बन वाले 2 अणुओं में टूट जाता है। यह क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में हो रही है। इस क्रिया के ऑक्सीजन नहीं लगती और ग्लाइकोलिसिस चक्र द्वारा होती है। तो अब इन 3 बातों में से जो भी बात सामने लिखी हुई है उसे आप मिला सकते हैं। आगे देखें, पायरुविक अम्ल बन गया, पायरुवेट बन गया। इस पायरुवेट का आगे क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, ये पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका के बाहर एंजाइम्स की मदद से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। यह क्रिया सामान्यतः किण्वन कहलाती है और यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती है, जैसे ईस्ट। तो अगर यह पायरुविक अम्ल कोशिका से बाहर कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हो रहे एंजाइम जैसे जाइमेस के द्वारा अगर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाए तो यह क्रिया कहलाएगी किण्वन। यह क्रिया होगी ईस्ट के द्वारा और यह एक प्रकार का अनॉक्सी श्वसन है। चलिए दूसरा पद देखें। ये तो कोशिका के बाहर हुआ। कोशिका के अंदर क्या होगा? कोशिका के अंदर इस पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसका दहन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर पायरुविक अम्ल का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, करीबन 38 ATP। तो यह क्रिया कोशिका के अंदर एक कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और क्रेब्स चक्र के माध्यम से होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो अगर पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, क्रेब्स चक्र के माध्यम से होगी। यह ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहलाएगा। तीसरा चरण देखिए बीच में, यह भी हमारी कोशिकाओं में होता है, लेकिन कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन के बिना होता है। कब होता है? जब हम थक जाते हैं, जब हम दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और जब हम थक जाते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब हमारी कोशिकाओं के अंदर इस ग्लूकोज का, इस पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन के बिना ही दहन होने लगता है ताकि हमें ऊर्जा मिल सके, थके हुए शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा मिल सके। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कोशिकाओं के अंदर इस पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन के बिना ही दहन हुआ, ऊर्जा मिली, लेकिन इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बन जाता है जिसके कारण हमारी पेशियां थक जाती हैं, हमें थकान का अनुभव होता है। तो इस प्रकार 4 बातें यहां पर दे रखी हैं। पहले ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदलना, यह क्रिया कोशिका द्रव में ऑक्सीजन के बिना ग्लाइकोलिसिस चक्र के द्वारा होती है। फिर इस पायरुविक अम्ल का कोशिका से बाहर जाइमेस एंजाइम्स के द्वारा एथेनॉल में बदलना, यह क्रिया ईस्ट के द्वारा होती है, इसे किण्वन कहते हैं। फिर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण दहन, बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होना, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के माध्यम से होती है, इसे हम ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहते हैं। और तीसरा है जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन के बिना ही पायरुविक अम्ल का दहन होना, लेकिन लैक्टिक अम्ल का बनना जिससे पेशीय थकान पैदा हो, यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। चलिए, तो हमने सारी चरणों को, ग्लूकोज के दहन के सारे चरणों को देख लिया। अब आप आसानी से जोड़ी मिला सकते हैं। ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन, ये क्रिया होती है कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस चक्र द्वारा। तो कोशिका द्रव और ग्लाइकोलिसिस चक्र दोनों यहां लिखा हुआ आ सकता था जोड़ी में। पायरुविक का एथेनॉल और CO2 में परिवर्तन, एथेनॉल अर्थात एल्कोहल, तो पायरुवेट एल्कोहल में बदलता है ईस्ट के द्वारा और यह क्रिया किण्वन कहलाती है, कोशिका से बाहर होती है एंजाइम्स के द्वारा। तो यहां पर ईस्ट भी आ सकता था, किण्वन भी आ सकता था। तीसरा है पायरुवेट का H2O और CO2 में परिवर्तन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं, बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रेब्स चक्र के माध्यम से। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आ सकता था यहां पर, क्रेब्स चक्र भी आ सकता था।
इसे हम वायुवीय या ऑक्सीशोषण कहेंगे। चौथा चरण है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। ये क्रिया भी हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर ही होती है, लेकिन जब हम थक जाते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब ये क्रिया होती है, इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे थकान आती है। ये क्रिया हमारी पेशीय कोशिकाओं में होती है। तो इस प्रकार हमने ग्लूकोज के विभिन्न चरण देखे ऑक्सीडेशन के, और ये चरण कहाँ संपन्न होते हैं, किस चक्र के माध्यम से होते हैं, ये भी जाना। चलिए हम आ जाते हैं हमारी चौथे नंबर की जोड़ी पर। स्तंभ आ में श्वसन की क्रिया के अलग अलग चरण दे रखे हैं। ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों के अंदर जाना क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का फेफड़े से बाहर निकलना क्या कहलाता है? मानव के श्वसन तंत्र में, फुफ्फुसीय श्वसन तंत्र में श्वसन सतह का क्या होती है, कौन सी होती है, उस श्वसन सतह को क्या कहते हैं, जहां पर CO2 और O2 का लेन देन आदान प्रदान होता है? मानव में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन को कौन फेफड़ों से कोशिकाओं तक ले जाता है? मानव में CO2 का परिवहन कैसे होता है? कोशिकाओं में बन रही CO2 वापस फेफड़ों तक कैसे पहुंचती है? तो ये श्वसन के अलग अलग चरण हैं, हमें बताना है कि चरण कैसे संपन्न होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये किसके द्वारा पूरे किए जाते हैं। चलिए आपको ये सब समझने में एक चित्र मदद करेगा। बहुत सुंदर और प्यारा चित्र आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। सबसे पहले चित्र में आप देखें, यहां पर श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग की क्रिया दिखाई गई है। जब हमारा डायफ्राम नीचे जाता है तो हमारे फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है। देखिए डायफ्राम जब जब नीचे जा रहा है, हमारे फेफड़े फैल रहे हैं, फेफड़ों के अंदर का जो आयतन है वो बढ़ रहा है, और जब फेफड़ों के अंदर का आयतन बढ़ता है तो ऑक्सीजन युक्त वायु अपने आप नासा मार्ग से होती हुई फेफड़ों में चली जाती है। इस क्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों के अंदर लेना निःश्वसन या इंस्पायरेशन कहलाता है। इसी प्रकार जब डायफ्राम ऊपर आता है, ये देखिए, जब डायफ्राम ऊपर आता है तो गौर से देखें, हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, फेफड़ों के अंदर का आयतन कम हो जाता है, और दबाव के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़ों से नासा मार्ग से होते हुए बाहर आ जाती है, जिसे हम निःश्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का फेफड़े से बाहर निकलना निःश्वसन कहलाता है, इसे एक्सपायरेशन भी कहा जाता है। तो ये हमने श्वासोच्छ्वास देखा, ब्रीदिंग कैसे हो रही है। जब फेफड़ों का आकार बढ़ता है तो वायु, ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर जाती है, वो है श्वासोच्छ्वास का पहला चरण निःश्वसन। फिर जब फेफड़े सिकुड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, यह है श्वासोच्छ्वास का दूसरा चरण, जिसे निःश्वसन कहते हैं, विसर्ग लग गया नी में। चलिए आगे देखते हैं, यह भी हमारे दो विकल्प पूरे हुए हैं। अब देखिए, यहां पर फेफड़ों के अंदर वायु पहुंच गई, हमारे फेफड़े स्पंजी होते हैं, फेफड़ों के अंदर इस प्रकार श्वसन नलिकाओं, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, तथा कूपिकाओं, जिन्हें हम एल्वोलाइज कहते हैं, का जाल पाया जाता है। तो हमारे फेफड़ों के अंदर ये श्वसन नलिकाएं ब्रोंक्यूल्स होती हैं, और इनके अंतिम सिरे पर देखिए छोटे छोटे बैलून हैं, छोटी छोटी गोल गोल थैलियां हैं, इन्हीं को हम एल्वोलाइज या कूपिकाएं कहते हैं। इन्हीं कूपिकाओं के ऊपर रुधिर नलिकाएं अर्थात धमनी और सिराओं का जाल पाया जाता है। देखिए जो नीले रंग का रुधिर लेकर आ रही है अशुद्ध रुधिर, वो सिरा है, और जो लाल रंग का रुधिर जिसमें प्रवाहित हो रहा है वो धमनी है। तो सिरा आ रही है कूपिकाओं के ऊपर, तो सिराओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कूपिका में चली जाएगी, और कूपिका में जो ऑक्सीजन है वो खून में आ जाएगी। इस प्रकार अशुद्ध रुधिर शुद्ध रुधिर में, नीला रुधिर लाल रुधिर में बदल जाएगा। तो हमारे फेफड़े स्पंजी हैं, फेफड़ों के अंदर ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाइज अर्थात कूपिकाओं का घना जाल है। इन कूपिकाओं के ऊपर रुधिर नलिकाओं, धमनी और सिरा का घना जाल पाया जाता है, और यहीं इन्हीं कूपिकाओं पर ऑक्सीजन और CO2 का रुधिर के द्वारा आदान प्रदान या लेन देन होता है। तो मनुष्य की श्वसन सतह हो गई कूपिकाएं या एल्वोलाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन फेफड़ों से कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है, और कोशिकाओं में बन रही CO2 वापस फेफड़ों तक कैसे आती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन खून में आ गई है, वो ऑक्सीजन हमारी RBC के अंदर मिलने वाले हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाती है। ये देखिए यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाएं दिखाई दे रही हैं, और उनके अंदर ऑक्सीजन O2, दो गोले हैं, दो ऑक्सीजन परमाणु हैं O2। तो इस प्रकार फेफड़ों से रुधिर में आई ऑक्सीजन रुधिर में मिलने वाली लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन से बंधकर फेफड़ों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। तो ऑक्सीजन का परिवहन हुआ हीमोग्लोबिन के साथ बनकर। फिर कोशिकाओं के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए रुधिर में, और रुधिर में घुलकर रुधिर के प्लाज्मा में, रुधिर में तरल अंश होता है जिसे अपन प्लाज्मा कहते हैं, तो रुधिर के प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्लों के रूप में H2CO3 तथा सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में अर्थात रुधिर के प्लाज्मा में घुलकर विलेय होकर यह फेफड़ों तक पहुंचती है, जिसे फेफड़ों से बाहर निःश्वसन की क्रिया के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ऑक्सीजन अंदर जाना निःश्वसन,
कूपिकाओं के द्वारा ये ऑक्सीजन खून में गई, हीमोग्लोबिन के साथ बनकर अंगों तक, कोशिकाओं तक पहुंची, कोशिकाओं से CO2 रुधिर के प्लाज्मा में घुलकर फेफड़ों में आई, फेफड़ों से CO2 को निःश्वसन द्वारा बाहर निकाल दिया। तो हमने हमारी श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन क्रिया के सारे चरण देखे। अब हम आसानी से अपनी जोड़ी को मिला सकते हैं। CO2 युक्त वायु का फेफड़ों के अंदर जाना, निःश्वसन। CO2 युक्त वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना, निःश्वसन। मानव श्वसन तंत्र में श्वसन सतह, जहां ऑक्सीजन और CO2 का रुधिर के द्वारा लेन देन होता है, वो है हमारी कूपिकाएं या एल्वोलाइज। मानव में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी के अंदर मिलने वाले हीमोग्लोबिन के साथ बंधकर होता है। उस यौगिक को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो लाल रंग का होता है। और CO2 का परिवहन, कोशिकाओं में बनने वाली CO2 रुधिर में घुलकर रुधिर में विलय होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। ये हुई हमारी चौथी जोड़ी। चलिए हम पहुंच जाते हैं हमारी अगली और पांचवी जोड़ी पे। यहाँ पे देखिए स्तंभ आ में आपको परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग हृदय के बारे में बताया गया है। हमें बताना है कि ऐसा हृदय किस जीव में मिलता है। 2 कोष्ठीय हृदय, जिस हृदय में केवल 2 ही चैम्बर हैं, 2 ही कक्ष हैं, एक आलिंद एक निलय, ऐसा हृदय किस जीव में पाया जाता है। 3 कोष्ठीय हृदय किस जीव में पाया जाता है। 4 कोष्ठीय हृदय। गहरा परिसंचरण किस जीव में देखने को मिलता है। दोहरा परिसंचरण किस जीव में देखने को मिलता है। तो चलिए इस जोड़ी को मिलाने से पहले हम एक छोटा सा चित्र देख लें ताकि हमें समझना आसान हो जाए। ये देखिए सबसे पहले मछली दिखाई गई है आपको। मछली में अगर गौर से देखें तो मछली के हृदय में केवल 2 ही कक्ष होते हैं, ऊपर का आलिंद और नीचे का निलय। तो एक आलिंद और एक निलय। यहाँ पर भी नीचे वाले चित्र में भी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि मछली के हृदय में केवल 2 ही कक्ष होते हैं। तो 2 कोष्ठीय हृदय आप मिला लेंगे, मछली से जाकर मिलाना है। चलिए 3 कोष्ठीय हृदय। 3 कोष्ठीय हृदय कहाँ पर है भाई। ये देखिए मेंढक का चित्र यहाँ पे दिया गया है। मेंढक और सर्प का हृदय यहाँ पे दिखाया गया। मेंढक अर्थात उभयचर प्राणी, सर्प यानी समस्त सरीसृप प्राणी। केवल हमें सरीसृपों में घड़ियाल और मगरमच्छ को छोड़ देना है। तो सभी उभयचर और सभी सरीसृपों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, ऊपर 2 आलिंद और एक नीचे निलय। तो 3 कक्ष हो गए ना, 2 आलिंद और एक निलय। तो इस प्रकार आप 3 कोष्ठीय हृदय को आसानी से मिला लेंगे। जहां पर मेंढक और सरीसृप लिखा हो आप मिला दीजिएगा। उसके बाद 4 कोष्ठीय हृदय। तो देखिए 4 कोष्ठीय हृदय अर्थात हृदय में 4 कक्ष का मिलना। मनुष्य या समस्त स्तनधारी प्राणी तथा सभी पक्षियों के हृदय में 4 स्पष्ट कक्ष पाए जाते हैं, ऊपर के दोनों आलिंद और नीचे के दोनों निलय, और ये चारों कक्ष एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। तो ऐसे हृदय को हम चतुर्कोष्ठीय या 4 कक्षीय हृदय कहते हैं। तो 4 कक्षीय हृदय के सामने आपको मिलाना है मनुष्य, स्तनधारी या पक्षी। तो हमने देखा कि 2 कोष्ठीय हृदय मछलियों में पाया जाता है, 3 कोष्ठीय हृदय मेंढक और सरीसृपों में पाया जाता है, और 4 कोष्ठीय हृदय मनुष्य और पक्षियों में पाया जाता है। अब हमें देखना है कि इकहरा और दोहरा परिसंचरण क्या है। इकहरा परिसंचरण का मतलब होता है खून का हृदय से केवल एक बार होकर गुजरना। ये देखिए मछलियों में अगर आप देखें तो पाएंगे कि मछलियों के हृदय से खून 2 ही कक्ष हैं, एक आलिंद एक निलय। तो मछली के हृदय से खून केवल अशुद्ध रूप में बहता है, शुद्ध रूप में जो शुद्ध रक्त है वो हृदय से होकर नहीं बहता। तो मछलियों का 2 कक्षीय हृदय में से केवल अशुद्ध रुधिर ही बहकर बहता है, शुद्ध रुधिर नहीं बहता। तो इसे हम कहते हैं इकहरा परिसंचरण। केवल अशुद्ध रुधिर बह रहा है, शुद्ध रुधिर हृदय के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो इसे हम कहते हैं इकहरा परिसंचरण। इसे हम मछलियों के हृदय को हम सिरा हृदय या वीनस हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनके हृदय से अशुद्ध रुधिर बहता है। अब थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, ये 3 कक्षीय हृदय में आ जाइए और 4 कक्षीय हृदय में आ जाइए। पहले देखें 4 कक्षीय हृदय जो हम में मनुष्यों में पाया जाता है। इसमें देखिए हृदय में से शुद्ध और अशुद्ध दोनों रुधिर होकर एक साथ गुजर रहे हैं। नीले रंग का दिखाई दे रहा है आपको, ये अशुद्ध रुधिर है, और ये तो दिखाई दे रहा है ये शुद्ध रुधिर है। तो इस प्रकार मनुष्य के 4 कक्षीय हृदय में से शुद्ध और अशुद्ध रुधिर अर्थात नीला और लाल रुधिर दोनों एक साथ होकर बहते हैं, और दोनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। तो हृदय से शुद्ध और अशुद्ध रुधिर दोनों होकर बहे तो उसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं, जो मनुष्य और पक्षियों में पाया जाता है। अब यहां से देखिए जिनमें 3 कक्षीय हृदय है, मेंढक और सरीसृप, इनमें भी तो अशुद्ध और शुद्ध रुधिर हृदय में से साथ साथ बह रहा है, तो इनमें भी दोहरा परिसंचरण होता है, लेकिन इनमें निलय एक ही है। तो नीचे निलयों में जाकर शुद्ध और अशुद्ध रुधिर एक दूसरे से मिल जाता है, इसलिए इसे हम अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो मेंढक में केवल हृदय में 2 ही कक्ष हैं, इसलिए उनके हृदय से केवल अशुद्ध रुधिर होकर बहता है, इसे इकहरा परिसंचरण कह देते हैं। मनुष्य और पक्षियों के हृदय में 4 स्पष्ट कक्ष होते हैं, इनमें से शुद्ध और अशुद्ध रुधिर एक साथ बहता है और एक दूसरे से मिलता नहीं है, इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो आप आसानी से इस चित्र के द्वारा समझने के बाद अपनी जोड़ी को मिला सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। 2 कक्षीय हृदय मछली में पाया जाता है, जिसे 3 कोष्ठीय हृदय मेंढक और सरीसृपों में, 4 कक्षीय हृदय स्तनधारी अर्थात मनुष्य और पक्षियों में, इकहरा परिसंचरण पाया जाता है मछलियों में। इनके हृदय से रुधिर अशुद्ध रूप में बहता है,
इसलिए सिरा हृदय भी है। दोहरा परिसंचरण पाया जाता है मनुष्य के हृदय में, जिसमें से शुद्ध अशुद्ध रुधिर एक साथ होकर बहता है और मिलता भी नहीं है। चलिए, हमारी अगली महत्वपूर्ण जोड़ी हमारे सामने आ गई है, जोड़ी नंबर 6। यहाँ पर हमें एक स्तंभ आ में परिस्थिति दी गई है और स्तंभ बा में हमें बताना है कि इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो किस रुधिर नलिका के द्वारा संपन्न होती है। जैसे ऑक्सीजनित रुधिर, ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय से अंगों को ले जाने वाली, तो हमें बताना है कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाने वाली रुधिर नलिका को हम क्या कहते हैं। तो ये हमें जोड़ी मिलाना है रुधिर नलिकाओं को उनके कार्यों से। इसके लिए हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर चित्र आ रहा है, उस चित्र को देखें। ये देखिए, ये एक तो है हमारा पूरा परिसंचरण तंत्र दिखाया गया है और एक तरफ हमारा हृदय दिखाया गया है। इन दोनों को एक साथ हम अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से अंगों को ले जाने वाली। ऑक्सीजनित यानी लाल, तो हृदय में लाल रुधिर किधर बहता है? इधर बहता है, ये लाल रुधिर वाला हिस्सा है। बायां अलिंद और बाएं निलय में शुद्ध ऑक्सीजनित लाल रुधिर बहता है। तो लाल रुधिर ऑक्सीजन वाला रुधिर, इसे हृदय से निकालकर शरीर के अंगों में पहुंचाना है। तो कौन काम कर रहा है? महाधमनी। तो हृदय से शुद्ध रुधिर को बाहर निकालने वाली धमनी है महाधमनी। ये महाधमनी आगे चलकर धमनियों में और धमनिकाओं में बदल जाती हैं, जो इस शुद्ध रुधिर को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। तो समझ में आ गया, हृदय से शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रुधिर को निकालकर अंगों तक ले जाने वाली रुधिर नलिका को हम महाधमनी या धमनिकाएं कहते हैं। चलिए, अगला है विऑक्सीजनित। विऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन रहित अर्थात अशुद्ध रुधिर, नीला रुधिर को अंगों से हृदय में लाने वाली। तो ये देखिए, ये अंग है हमारे और अंगों से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा किया और ये हृदय में ले जाकर डाल दिया। तो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर, विऑक्सीजनित रुधिर लेकर हृदय में ले जाने वाली नलिका को हम कहते हैं महाशिरा या सिराएं या सिराकिकाएं। तो सिराएं अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके अंगों से हृदय में लाती हैं। तीसरा पॉइंट है रुधिर को हृदय से फेफड़ों में ले जाने वाली। रुधिर को हृदय से फेफड़ों में, भाई हृदय से फेफड़ों में क्यों ले जाया जाएगा रुधिर को? अशुद्ध रुधिर है, उसको शुद्ध करना है। अशुद्ध रुधिर या नीले रुधिर में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, ऑक्सीजन उसमें घोलना है ताकि अशुद्ध रुधिर शुद्ध रुधिर में बदल जाए, नीला रुधिर लाल रुधिर में बदल जाए, CO2 बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन घुल जाए। तो फेफड़ों में ले जाना पड़ेगा। तो हृदय से रुधिर को फेफड़ों में ले जाने वाली नलिका को क्या कहेंगे? तो हम जानते हैं हृदय से निकलने वाली नलियों को धमनी कहा जाता है। तो हृदय से निकलने वाली नली और फेफड़ों को खून ले जाने वाली नली कहलाएगी फुफ्फुसीय धमनी, क्योंकि फुफ्फुस को ले जा रही है, और निकलने वाली को धमनी कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। तो सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। उसी प्रकार रुधिर को फेफड़ों से हृदय में लाने वाली, ये देखिए, फेफड़ों में रुधिर में ऑक्सीजन घोल दी गई है, वो रुधिर अब आ रहा है हमारे हृदय में ताकि हृदय से फिर पूरे शरीर में चला जाए। तो इस प्रकार रुधिर को, शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय में लाने वाली नलिका। तो हमने पढ़ा है कि हृदय में जो रुधिर नलिकाएं आकर खुलती है उन्हें सिरा कहते हैं। अब ये फेफड़े से रुधिर ला रही है हृदय में, तो ये कहलाएगी फुफ्फुसीय सिरा। तो सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। तो हम एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखें। सबसे पहली बात, हृदय से निकलने वाली नलिकाओं को धमनी कहते हैं। ये हृदय से निकल रही है, ये हृदय से निकल रही है। हृदय से निकलने वाली रुधिर नलिकाओं को धमनी कहते हैं। जो शुद्ध रुधिर को निकाले वो महाधमनी, और जो अशुद्ध रुधिर को निकालकर फेफड़ों में ले जाए वो फुफ्फुसीय धमनी। इसी प्रकार हृदय में आकर खुलने वाली, हृदय में आने वाली नलिकाओं को हम सिरा कहते हैं। हृदय में आने वाली नलिकाओं को हम सिरा कहते हैं। तो जो अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाए वो महासिरा, और जो शुद्ध रुधिर को हृदय में लाए फेफड़ों से वो फुफ्फुसीय सिरा। यहाँ चित्र में भी बहुत अच्छे से इस बात को समझाया गया है, आप समझिएगा। अब हम आसानी से अपनी जोड़ी को मिला सकते हैं। ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन युक्त लाल रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाने वाली महाधमनी या धमनिकाएं। विऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन विहीन नीले अशुद्ध रुधिर को अंगों से हृदय में लाने वाली, उन्हें हम महासिरा, सिरा या सिराकिकाएं कहेंगे। रुधिर को हृदय से फेफड़ों में ले जाने वाली, तो हृदय से फेफड़ों में ले जाने वाली धमनी, लेकिन फेफड़ों में ले जाने वाली फुफ्फुसीय धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, अपवाद है ये। और रुधिर को फेफड़ों से हृदय,
तो अंगों से हृदय में लेने वाली सिराएं कहलाती हैं, तो फेफड़ों से हृदय में लाने वाली फुफ्फुसीय सिरा, लेकिन इसमें शुद्ध रुधिर बहता है, यह अपवाद है। हमारी अंतिम जोड़ी हमारे सामने आ गई है, 7वीं जोड़ी। इसमें आप देखें स्तंभ आ में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इन्हें हमें स्तंभ बा से मिलाना है। जैसे रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, लसिका का रंग क्या होता है, भोजन का स्थानांतरण करने वाले संवहनी ऊतक को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, और कृत्रिम वृक्क क्या काम करता है। इसके लिए हम एक एक करके फटाफट देखते जाते हैं। यह हमारा रुधिर है। आप जानते हैं हमारे रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम आरबीसी, जिन्हें हम लाल रंग की जो होती हैं वो आरबीसी दिख रही हैं, और सफेद रंग की दिख रही हैं वो डब्ल्यूबीसी, और छोटी छोटी कणिकाएं और दिख रही हैं, इन्हें हम रक्त कणिकाएं या ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं हमारे रक्त में हैं, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरी हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। यही प्लेटलेट्स थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो हमारा रक्त का थक्का जमाने का काम कर रही है प्लेटलेट्स। लसिका, लसिका क्या होता है, देखिए जब हमारा खून रुधिर नलिकाओं में से बहता है, ये देखिए ये शुद्ध रुधिर धमनी, और धमनी से निकलकर यह शुद्ध रुधिर सिरा, तो बीच में केशिकाएं आ जाती हैं। धमनी और सिराओं को जोड़ने वाली पतली पतली रुधिर नलिकाओं को हम रक्त केशिकाएं कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। धमनियों की दीवारों में 3 स्तर हैं, सिराओं की दीवारों में भी 3 स्तर हैं, लेकिन बीच में इनको जोड़ने वाली जो पतली पतली रुधिर केशिकाएं, इनमें केवल एक ही स्तर पाया जाता है। तो कि इनकी दीवारें पतली होती हैं, तो रुधिर का बहुत सारा तरल अंश, रुधिर का संगठन आप जानते हैं, रुधिर में प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी छोड़ दीजिए, आरबीसी तो रुधिर में ही रुक जाती है, और रुधिर के बाकी अंश प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी तथा रुधिर का थक्का जमाने वाली ब्लड प्लेटलेट्स इन कोशिकाओं की दीवारों से बाहर, ये देखिए ऊतक में कोशिकाओं के बीच में आ जाते हैं। इसी को हम लसिका कहते हैं। तो रुधिर से छनकर अलग हुआ तरल पदार्थ लसिका कहलाता है। क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता, आरबीसी नहीं छनता, आरबीसी रुधिर से बाहर नहीं आ पाता। तो चूंकि आरबीसी बाहर नहीं आया है, यह हल्के सफेद या पीले रंग का होता है, अर्थात लसिका एक रंगहीन तरल द्रव है। भोजन का स्थानांतरण हम पढ़ चुके हैं। भोजन का स्थानांतरण कौन करेगा, तो भोजन को हम फल भी कहते हैं। तो फा से फल और फा से फ्लोएम। तो पौधों में भोजन या फल या फूड का स्थानांतरण करने वाले संवहनी ऊतक को हम फ्लोएम कहते हैं। आप फा से याद रखिएगा, फा से फल या भोजन और फा से फ्लोएम। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होते हैं, तो आप जानते हैं कि नेफ्रॉन वे कोशिकाएं हैं जो रुधिर को छानने का काम करती हैं। इन्हें हम रुधिर के छन्ने भी कहते हैं। तो ये वृक्क है हमारी किडनी, और इन किडनियों में बहुत अधिक संख्या में, आप देखें इन किडनियों में बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। तो नेफ्रॉन्स क्या कर रही हैं, वृक्क को बना भी रही हैं, वृक्क की संरचना भी कर रही हैं। तो ये वृक्क की संरचनात्मक इकाई हुई। साथ ही साथ ये जो नेफ्रॉन्स हैं, ये रुधिर को छान भी रही हैं, मूत्र भी बना रही हैं, अर्थात ये क्रियात्मक इकाई भी हुई। तो इस प्रकार नेफ्रॉन्स बहुत अधिक संख्या में हमारी वृक्कों में पाई जाती हैं, और ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। ये रुधिर को छानकर मूत्र बनाती हैं, इन्हें हम रुधिर छन्ने भी कहते हैं। और कृत्रिम वृक्क क्या है, जब हमारे खुद के वृक्क खराब हो जाते हैं, तब अस्पतालों में कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनियों के माध्यम से हमारे रुधिर को छाना जाता है, रुधिर में से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ये क्रिया हर सप्ताह या हर 15 दिन में करवानी पड़ती है। तो जिनकी किडनियां खराब हो रही हैं, उनके लिए अस्पतालों में कृत्रिम किडनियां हैं, जो उनके रुधिर को छानती हैं, रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालती हैं। इस प्रकार कृत्रिम वृक्क द्वारा रुधिर को छानने की क्रिया अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो को देखा और सभी महत्वपूर्ण संभावित 14 जोड़ियों को समझा। आप इन्हें याद रखें, इनमें से एक जोड़ी अवश्य परीक्षाओं में आएगी और आपके 5 नंबर की पूरी तैयारी हुई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत